हर आदमी का सपना होता है प्रधानमंत्री बनना। ऐसा ही सपना प्रधानमंत्री बनने का आजादी के समय भी दो लोगों का था, लेकिन जीत मिली केवल नेहरू जी को। 1946 तक आते आते एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एज सून एज पॉसिबल अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, और अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है सरकार बनेगी, जो भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें एक प्रधानमंत्री का पद भी होगा। कायदे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी के जो प्रेम था नेहरू जी के प्रति, इसकी एक वजह यह भी थी कि पटेल जी बूढ़े हो रहे थे, नेहरू जी युवा थे। कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। और मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, हमारा भारत देश जहां पर एक संसदीय प्रणाली प्रकार की सरकार चलती है, इस प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यह पद कितना महत्वपूर्ण है इस बात को बताने की हमेशा से आवश्यकता नहीं रही है, और आप लेके अतीत से लेकर वर्तमान तक इस बात में महसूस करते हैं कि हर आदमी का सपना होता है प्रधानमंत्री बनना। ऐसा ही सपना प्रधानमंत्री बनने का आजादी के समय भी दो लोगों का था, लेकिन जीत मिली केवल नेहरू जी को। यह प्रश्न आज तक यक्ष बनकर खड़ा हुआ है हमारे सामने, एक यक्ष प्रश्न के रूप में, कि आखिरकार पटेल जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उम्मीद करता हूं आप भी इस वाक्य को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लगभग 200 वर्ष के क्रूर शासन के बाद ब्रिटिश सरकार का सूरज अंत होना शुरू हुआ। 1946 तक आते आते एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एज सून एज पॉसिबल अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, और अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है सरकार बनेगी, जो भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें एक प्रधानमंत्री का पद भी होगा। और ये प्रधानमंत्री के पद में चूंकि इलेक्शन हुए उस दौरान, और जो सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन थे, इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस को जीत मिली तो यह बात की पूरी संभावना थी कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। चूंकि जब भारत का प्रधानमंत्री बनने की चुनने की बात आई तो, और वो बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में जो रामगढ़ सम्मेलन हुआ, तब से वो लगातार क्या रहे थे? अध्यक्ष बने आ रहे थे। तो कायदे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन जैसे जैसे 1946 आया, 1946 तक आते आते मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि अब जो चेयरमैन पद का इलेक्शन होगा, जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनेगा, तो मेरी इच्छा यह है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं। लेकिन उसी समय कहा जाता कि गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है, तुम खुद जाकर ये बोलो कि मेरा अब इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। गांधी जी, उनका उस समय राजनीति में प्रभुत्व, देश में प्रभुत्व बताने की आवश्यकता है नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के लिए बड़ा मुश्किल था इस बात को टाल पाना कि नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और गांधी जी के विरोध का वो एक बार रिजल्ट देख चुके थे जब त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस साहब को गांधी जी के विरोध के बावजूद इलेक्शन जीते वो, और जीतने के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो ऑब्वियस बात है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इस रेस से हट जाते हैं। जब इस रेस से हट जाते हैं तो अब बात थी कि भाई कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री बनना है। कहा जाता है कि 1945 में एक वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, जिसमें प्रांत कमेटियां जो थी कांग्रेस की, वो सब आते थे और वो सब मिलकर क्या चुनते थे? अध्यक्ष चुनते थे। आचार्य जेबी कृपलानी साहब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट नामक पुस्तक में लिखते हैं कि 1945 में यह बैठक होनी थी, लेकिन यह बैठक अप्रैल 1940 में हुई। और इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में सबने तय किया कि भाई अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाए। उस समय दो लोग, चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को हटाया जा चुका था, तो दो लोग लाइट में थे। कौन? या तो नेहरू जी अध्यक्ष बनेंगे या फिर पटेल जी अध्यक्ष बनेंगे। इस केस में इस पुस्तक के माध्यम से जेबी कृपलानी बताते हैं कि हमने एक पर्ची गांधी जी को दी, और गांधी जी मन से चाहते थे कि नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उस पर्ची में अध्यक्ष से अर्थ यहां समझिए कि जो अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। उस पर्ची में नेहरू जी का नाम नहीं था। चूंकि नेहरू जी का नाम नहीं था, मेरे पीछे आप कुछ काल्पनिक इमेजेस देख सकते हो, जिसमें एक पर्ची दी जा रही है, वर्किंग कमेटी की बैठक बैठी हुई है। जैसे ही वो पर्ची गांधी जी तक गई तो गांधी जी ने देखा कि अरे इसमें तो नेहरू जी का नाम ही नहीं है, तो उन्होंने उस पर्ची को कोई खास तवज्जो नहीं दी। आचार्य जेबी कृपलानी, जो गांधी जी को बहुत अच्छे से समझते थे, वो गांधी जी के हाव भाव से स्पष्ट हो गई बात कि गांधी जी अगर कोई और व्यक्ति अध्यक्ष बना तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। बाद में उनके जो वर्किंग कमेटी थी, वर्किंग कमेटी और आचार्य जेबी कृपलानी जो फोकस कर रहे थे कि नेहरू जी का नाम चूंकि उसमें नहीं था, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर नाम था किसका? पटेल जी का। पटेल जी के नाम के देखकर कोई खास खुशी गांधी जी को नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई, उन्होंने अपने तर्क भी कई बार लोगों को बताए हैं, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का नाम इसमें होना चाहिए। बाद में जो वर्किंग प्रांतों की जो कमेटियां थी, कांग्रेस कमेटी, उनमें से 10 से 12 लोग बिल्कुल सहमत थे कि पटेल जी को अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर दोबारा से पर्ची पर नाम लिखा गया जिसमें नेहरू जी का नाम था, और नेहरू जी का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि पटेल साहब आप एक काम करिए, आप अपना जो नाम है इलेक्शन के लिए आप वापस ले लीजिए। एक कागज तैयार किया गया। कहा यह जाता है कि पटेल जी समझ गए थे कि यार ये तो एक प्रकार का अन्याय जैसा है मेरे साथ। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर साइन क्यों करूं, मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन अब आप नेहरू जी का नाम पुट करवा दिया है गांधी जी ने, तो मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। कहते हैं कि यह पत्र गांधी जी के पर्सनल द्वारा भेजा गया पटेल जी को कि भैया इस पर आप साइन कर दो कि आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं चेयरमैनशिप का। और फाइनली कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी चुने गए। और आप सभी जानते हैं फिर कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा बनी, अंतरिम सरकार हुई, और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, नेहरू जी। लेकिन सवाल यह उठता है कि नेहरू जी के प्रति इस अगाध प्रेम की वजह क्या थी, क्या है वो वजह जो इतना अगाध प्रेम था नेहरू जी का, वे नेहरू जी के प्रति गांधी जी का। तो इसको आप कुछ चंद किस्सों से समझ सकते हो, जो बाद में बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कवर भी किया कि भाई आखिरकार इस प्रेम की वजह क्या है। इस प्रेम की वजह पता चलती है एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू द नेहरू एंड करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस पुस्तक में बताते हैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार दुर्गा दास, वो कहते हैं उनको लगता था कि नेहरू जी इंग्लिश बोलते हैं, नेहरू जी पढ़े लिखे हैं, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर नेहरू जी ही हमारे देश की बातों को अच्छे से रख सकते हैं, किसकी तुलना में, पटेल जी की तुलना में। फिर इसका अर्थ तो यह हुआ कि इसका मतलब आप पटेल जी को योग्य नहीं मानते, नहीं। गांधी जी उसके बारे में भी तर्क देते हैं कि देखिए अंतरराष्ट्रीय मामलों को नेहरू संभाल लेंगे और घर के मामलों को पटेल साहब संभालने में सक्षम है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि पटेल जी और नेहरू जी दोनों ही एक बैलगाड़ी के दो बैल हैं, और सीधी बात यह समझ लीजिए कि इसमें प्रधानमंत्री पद की योग्यता नेहरू जी में ज्यादा है और नेहरू जी प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। इन नेहरू जी के प्रति जो उनका प्रेम है, अगाध प्रेम, वो बहुत सारे किस्सों से पता चलता है कि वो वास्तव में, यानी कि बात यह है कि अगर पर्सनल ना देखा जाए तो उनको उनकी काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी ही हैं जो संभाल सकते हैं चीजों को, और घर के मामले पटेल जी संभाल सकते हैं। देखिए आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में भी आती है। जब हम भारत का इतिहास देखते हैं, जब आजादी के बाद का भारत देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आलोचना करें, किसी के पक्ष में करें, किसी के विपक्ष में करें, किसी की तारीफ करें, लेकिन दबे चुपके एक बात सभी कहते हैं कि हां नेहरू जी विदेश नीति के मामले में बहुत सजग व्यक्ति प्रतीत भी होते हैं कि उन्होंने कैसे भारत को आजादी के बाद आया भारत, किस प्रकार भारत को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव से, अपनी चालाकियों से बचा लिया था। इस प्रश्न का जवाब एक पत्रकार है राशिद किदवई साहब भी बताते हैं कि देखिए इसकी और बहुत सारी वजह थी। गांधी जी के जो प्रेम था नेहरू जी के प्रति, इसकी एक वजह यह भी थी कि पटेल जी बूढ़े हो रहे थे, नेहरू जी युवा थे। पटेल जी बूढ़े हो रहे हैं और नेहरू जी युवा थे, और उनकी यह बात, राशिद किदवई साहब का यह स्टेटमेंट और नेहरू गांधी जी का यह सोचना उस समय कुछ तार्किक भी प्रतीत होता है, जब कुछ समय बाद ही पटेल जी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से हैं जिनसे गांधी जी का नेहरू जी के प्रति प्रेम झलकता है। हालांकि यहां कहानी केवल प्रेम की ही नहीं थी, यहां बात तर्क की भी थी। गांधी जी अपने बहुत सारे तर्कों में नेहरू जी की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। तो अब इस केस में चूंकि गांधी जी की विचारधारा को भी लोग आलोचना नहीं कर सकते, और देखिए बात सच है ये, इसको थोड़ा न्यूट्रल ग्राउंड पर सोचिए। नेहरू जी ठीक है, उस समय अगर हालात, देश के हालात देखे जाएं तो देश के हालात के हिसाब से नेहरू जी ने बहुत कुछ करने की कोशिश भी की थी, ठीक है, और ना चाहते हुए भी। देखिए राजनीतिक उठापटक इस राजनीतिक जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, लोग भगवान की भी आलोचना कर सकते हैं, मैं यहां तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड पर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा भारत जिस समय आजाद हुआ किस स्थिति में था, जैसा भी किया, लेकिन नेहरू जी ने भारत को भारतीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैनेज करने की कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि पहचान दिलवाई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत जब आजाद हुआ उस समय एक छोटे बच्चे के रूप में था, और उस बच्चे को बचा कर रखा उन बुरी ताकतों से जिस तरह के माहौल दूसरे विश्व युद्ध के बाद तैयार हो गए थे, और ऐसी बहुत सारी बुरी ताकतें ऐसे देशों पर निगाहें जमाई हुई थी, और नेहरू जी ने उस चीज को बचाया, ठीक है। हाँ ये बात सही है। अगर आप कहोगे नहीं सर आज तो खूब आलोचना होती है, तो दीज आर द पॉलिटिकल, ये सब राजनीतिक मामले होते हैं। आलोचना करना विपक्ष का काम है, और आलोचना सहना पक्ष का भी काम होना चाहिए। लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा राजनीतिक अप्रोच से हलक हटके हमें देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इस दिलचस्प वाक्य से आपको जरूर समझ में आया होगा कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह थी
कि पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि हर अक्सर बच्चे और कई बार मेरे साथ के लोग, समाज में लोग पूछते हैं कि देखिए पटेल जी को नहीं बनने दिया, तो उसके पीछे की कुछ वजहें थी और वो वजह थोड़ी बहुत तार्किक भी नजर आती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पटेल जी कम योग्य थे। पटेल जी का योगदान ये भारत भुला नहीं सकता। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और मेरे प्यारे साथियों मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चैनल पर अब हाल ही में 20,000 सब्सक्राइबर पूरे किए और आप सभी लोग अपना योगदान, अपना सहयोग हमें इसी प्रकार देते रहिए। जो लोग नए जुड़ते हैं, एक बार चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर जानकारी जुटा सकें और आपके लिए पेश कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।